बरसात का मौसम था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक रह रहकर धरती पर अपना प्रभाव दिखा रही थी। गांव की गलियों में कीचड़ और पानी भर गया था। इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में लक्ष्मी नामक एक गरीब माँ अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। लक्ष्मी बहुत मेहनती और दयालु थी। वो रोज सुबह उठकर खेतों में काम करती थी ताकि वो अपने बच्चों को खाना खिला सके और उनकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सके। लक्ष्मी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पति का कुछ वर्षों पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसके बाद से ही वो अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत मजदूरी करती आ रही थी। गोपाल, राधा, उठ जाओ। थोड़ी देर और माँ। सूरज निकल चुका है, हमें काम पर भी जाना है, फिर स्कूल भी तो जाना है ना। माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। नहीं बेटा, हमें जल्दी काम पर जाना है। बरसात का मौसम है और हमें खेतों में काम निपटाना है ताकि फसल को कोई नुकसान ना हो। माँ, आज बारिश होगी क्या? पता नहीं बेटा, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। राधा और गोपाल अपनी माँ के कहने पर जल्दी से उठकर तैयार हो जाते हैं कि तभी आसमान में बादल घिर आए थे और हवाएं तेज हो गई थी। माँ, देखो आसमान में कितने काले बादल छा गए हैं। हाँ बेटा, लगता है आज बारिश जरूर होगी। हमें जल्दी काम खत्म करना होगा, जल्दी करो अब। माँ, मुझे बारिश में खेलने का मन कर रहा है। राधा, बारिश में खेलने से तुम बीमार हो जाओगी। हमें पहले काम पूरा करना है। जैसे ही वो लोग जाने को निकलने लगे कि कुछ ही देर में बूंदें गिरने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि चारों ओर पानी भरने लगा। गांव में पानी भरता देखकर लक्ष्मी अपने बच्चों को कहती है, गोपाल बेटा, देखो बाहर कितना पानी भर गया है। तुम दोनों भाई बहन घर के अंदर ही रहना, कहीं फिसल मत जाना, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। माँ, आप भीग जाओगी, मत जाओ, जब बारिश रुकेगी तब चले जाना। जाना तो पड़ेगा ना बेटा, वरना खाएंगे क्या? तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ, गोपाल घर में रह लेगा। नहीं राधा, तुम घर पर रहकर गोपाल और अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। ठीक है माँ, पर थोड़ी बारिश कम होने दो, फिर चले जाना। हाँ माँ, दीदी सही कह रही हैं। ठीक है मेरे बच्चों। पर माँ, अब हम स्कूल कैसे जा पाएंगे? मास्टर जी ने होमवर्क करने के लिए कहा था। आज वो हम सबकी कॉपियाँ भी चेक करेंगे। अरे बुद्धू, इतनी बारिश में मास्टर जी भी कैसे आएंगे? आज स्कूल नहीं जा पाओगे बेटा, इतने पानी में जाने से बीमार पड़ जाओगे। माँ, क्या हम थोड़ी देर बाहर खेल सकते हैं? मुझे बारिश में नहाना अच्छा लगता है, बड़ा मन कर रहा है। जाने दो ना माँ। नहीं बेटा, बारिश में नहाना तो अच्छा लगता है, लेकिन बीमार पड़ने का भी खतरा है। और तुमको पता है ना, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम लोगों को डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। इसलिए मेरी बात मानो और तुम दोनों अंदर ही खेलो। लक्ष्मी ने दोनों बच्चों को अंदर खेलने की सलाह दी और खुद बाहर का हाल देखने लगी। बारिश लगातार हो रही थी और झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था। पानी टपकते हुए देखकर लक्ष्मी बहुत दुखी होती है। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी झोपड़ी गिर जाएगी। बच्चों को कहाँ लेकर जाऊंगी मैं? मुझ गरीब माँ पर रहम करो भगवान। लक्ष्मी ने झोपड़ी के अंदर आने वाले पानी को रोकने के लिए कुछ पुराने कपड़े और प्लास्टिक की चादरें लगा दी। कुछ देर तो पानी टपकना बंद हुआ, पर फिर से वही हाल, जगह जगह से पानी टपकने लगता है। ये सब देखकर लक्ष्मी कुछ सोचने लगती है कि तभी गोपाल उसके पास आता है और कहता है, माँ, हम कुछ खा सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। लक्ष्मी ने कुछ पुराने बर्तन निकाले और कुछ चावल और दाल उबालने के लिए रख दिए। घर में पीने का पानी भी खत्म होने ही वाला था। बारिश की वजह से वो कुएं से पानी भरकर भी नहीं ला पाई। पानी की कमी के कारण उसे बहुत सावधानी से काम करना पड़ रहा था। जब लक्ष्मी बच्चों के लिए खाना बना रही थी, तब राधा उसके पास आती है और कहती है, माँ, क्या पिताजी हमारे साथ होते तो भी हमें ऐसे ही जीना पड़ता? नहीं बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी होते तो हमारी जिंदगी कुछ और होती, लेकिन हमें जो मिला है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, बारिश भी तेज होती गई। लक्ष्मी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि अगर बारिश नहीं रुकी तो पानी उसके घर में भर जाएगा और वो बच्चों को लेकर कहाँ जाए। गांव में एकमात्र एक बड़ा मंदिर था जो बारिश से बचने का सुरक्षित स्थान हो सकता था।
धीरे धीरे बारिश का पानी पूरे घर में यहाँ वहाँ तेजी से टपकने लगा। ये देखकर लक्ष्मी अपने बच्चों को जल्दी जल्दी खाना खिला देती है। उसके बाद वो उन्हें कहती है, चलो बच्चों, हमें घर से बाहर जाना होगा, ये बारिश बहुत तेज है। पर माँ, हमारे घर का क्या होगा? बारिश से हमारा घर खराब हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। लक्ष्मी ने जल्दी से अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाने का प्रयास किया। बच्चों, हमें मंदिर चलना चाहिए, वहाँ हमें बारिश से बचने की जगह मिल जाएगी। यहाँ हमारी झोपड़ी सुरक्षित नहीं है। माँ, क्या हमें वहाँ रहने दिया जाएगा? हाँ बेटा, भगवान के घर में सभी के लिए जगह होती है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। लक्ष्मी ने बच्चों को अपनी पुरानी चादरें और कपड़े पहनाए और उन्हें मंदिर की ओर चलने के लिए तैयार किया। माँ, हम मंदिर तक कैसे जाएंगे? रास्ता तो पूरा पानी से भरा हुआ है। तुम दोनों मेरा हाथ पकड़कर चलो, हम सावधानी से चलेंगे। भगवान हमारे साथ है। लक्ष्मी और उसके बच्चे तेज बारिश में भीगते हुए घर से मंदिर जा रहे थे। रास्ते में कीचड़ और पानी भर गया था, जिससे चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी। माँ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर और बेटा, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। माँ, देखो वहाँ पानी का बहाव कितना तेज है। हमें उस पार कैसे जाना होगा? ध्यान से चलो बेटा, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो, हम मिलकर इस मुश्किल को पार करेंगे। मंदिर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। मंदिर में कुछ और भी लोग बारिश से बचने के लिए आए हुए थे। लक्ष्मी ने बच्चों को एक कोने में बिठा दिया और उन्हें ढांकने के लिए अपनी चादर दी। बच्चों, यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो, मैं देखती हूँ कि क्या हमें खाने के लिए कुछ मिल सकता है। माँ, क्या हमें यहाँ रहने दिया जाएगा? हाँ बेटा, भगवान के घर में सभी का स्वागत है, हमें यहाँ रहने से कोई नहीं रोकेगा। लक्ष्मी ने मंदिर के पुजारी से मिलकर अपनी स्थिति बताई। पुजारी ने लक्ष्मी और उसके बच्चों को आश्वासन दिया कि वे यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं और उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था भी कर दी। बहन, तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम और तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद पंडित जी, आपकी ये मदद हमें बहुत राहत देगी। मंदिर में कुछ दिनों तक लक्ष्मी और उसके बच्चे रहे। गांव के लोग भी धीरे धीरे उनकी मदद करने लगे। किसी ने कपड़े दिए तो किसी ने खाने का सामान। बच्चों, देखा कितने अच्छे लोग हैं, सब हमारी मदद कर रहे हैं। हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी गरीबों की मदद करूंगी। सही कहा बेटा, यही इंसानियत है। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। बरसात के बादल धीरे धीरे घटने लगे और गांव में जीवन फिर से सामान्य होने लगा। काफी संघर्ष के बाद लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ अपनी टूटी हुई झोपड़ी में वापस आ गई। उनका घर कच्चा था और बारिश के कारण छत टपकने लगी थी। पूरे घर में पानी भर गया था। घर पहुंचकर लक्ष्मी अपने बच्चों से कहती है, भगवान का शुक्र है कि हम और घर दोनों सुरक्षित है। ये क्या माँ, ये क्या हाल हो गया हमारे घर का? चलो अब हमें इस पानी को बाहर निकालना होगा। माँ, ये पानी कैसे निकलेगा? ये तो हर जगह भर रहा है। हम मिलकर इसे निकालेंगे बेटा। एक बाल्टी लाओ, हम पानी को बाहर फेंकेंगे। माँ, हम इसे कब तक करेंगे? मैं बहुत थक गई हूँ। बस थोड़ी देर और बेटा, हम सब मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। लक्ष्मी और उसके बच्चों ने मिलकर घर में भरे पानी को निकालना शुरू किया। वे थक चुके थे, लेकिन लक्ष्मी ने उन्हें हिम्मत नहीं हारने दी। देखो बच्चों, मेहनत से सब कुछ संभव है, हमें बस धैर्य और साहस बनाए रखना है। माँ, तुम कितनी बहादुर हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ माँ, हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। कुछ घंटों बाद बारिश का पानी उन्होंने अपने घर से बाहर निकाल दिया। पानी बाहर निकालने में लक्ष्मी और उसके बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनके सारे कपड़े गीले और कीचड़ में खराब हो चुके थे। लक्ष्मी ने बच्चों को सूखे कपड़े पहनाए और उन्हें आराम करने के लिए कहा। अब आराम करो मेरे बच्चों, तुमने बहुत मेहनत की है। माँ, आपने हमें सिखाया है कि मेहनत और धैर्य से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हाँ बेटा, यही जीवन का सच है। हमें हमेशा अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। अगले दिन लक्ष्मी ने देखा कि बारिश के कारण फसल को नुकसान हुआ है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने बच्चों के साथ मिलकर खेत की देखभाल में जुट गई। हम फिर से मेहनत करेंगे और फसल को बचाने की कोशिश करेंगे। भगवान हमारे साथ है। बच्चों, भगवान ने हमारी मदद की, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।
माँ, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। गोपाल और राधा ने भी अपनी माँ के साथ मिलकर खेत में काम करना शुरू किया। उन्होंने मिलकर अपनी मेहनत और साहस से एक नई शुरुआत की। पति के गुजरने के बाद में प्रभा के सामने आर्थिक संकट आकर खड़ा हो गया। अनपढ़ प्रभा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे का पालन पोषण किस प्रकार करे। मामूली शक्ल सूरत वाली जब किसी के घर काम मांगने के लिए जाती, उसकी हालत को देखकर कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था। घर पर भूखे मरने की नौबत आने पर आखिर प्रभा ने घर में पड़ा हुआ पुराना चुंबक निकाला और सड़क पर निकल पड़ी। सवेरे सवेरे वो चारों तरफ उस चुंबक को घुमाती और जितना भी लोहे का सामान कील इधर उधर पड़ी होती वो सब कुछ इकट्ठा कर एक थैली में डाल लेती और फिर उन्हें ले जाकर कबाड़ी को बेच देती। देखो प्रभा बहन, इस थोड़े से लोहे से कुछ नहीं होने वाला। इससे तो तेरा दिन भर का खाना भी निकल कर नहीं आएगा। तू एक काम कर, प्लास्टिक का सामान भी उठाने लग जा, तुझे दिन भर के अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है भैया, तुमने मुझे इतना बताया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। उसके बाद अब प्रभा चुंबक से लोहा भी चुकती और साथ में प्लास्टिक का पड़ा हुआ सामान भी उठाकर एक बड़े से थैले में डाल लेती। इस तरह वो कबाड़ इकट्ठा कर उसे बेचने लगी। उसका बेटा मोहित 6 साल का था और पहली कक्षा में पढ़ता था। माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए, मेरी कमीज बिल्कुल फट गई है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा कुछ भी लेने के लिए। मोहित बेटा, इतनी जोर से चिल्लाकर कहने की क्या बात थी? तुम आराम से भी तो ये बात कह सकते थे। मैं आजकल देख रही हूँ तुम हर बात पर बहुत ही ऊंची आवाज में बात करते हो और गलत भी बोलते हो। तुम्हें पता भी है बाहर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम्हारी माँ तो कूड़ा बीनती है, क्या तू कोई और काम नहीं कर सकती? क्या बुराई है इस काम में? मैं मेहनत से ये काम करती हूँ। लोगों की बातें कम सुना करो, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। तुम्हारा काम पढ़ने का है, तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? अपनी माँ की बात को सुनकर मोहित गुस्से में घर से चला जाता है। अगले दिन सुबह प्रभा प्लास्टिक और लोहा इकट्ठा करने के लिए घर से निकलती है। मंदिर के पास उसे काफी पुराना सामान मिल जाता था। वो वहां से इकट्ठा करके जा ही रही थी कि तभी उसे कोने में एक चद्दर में लिपटी हुई बच्ची की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, इस दूध मुही बच्ची को यहाँ कौन छोड़कर गया होगा? दया नहीं आई, कितनी गर्मी हो रही है। वो तुरंत ही अपने छोटे से थैले में से एक पानी की बोतल निकालती है। उस छोटी बच्ची को ढक्कन से ही पानी पिलाने लगती है। फिर वो उसे छाती से लगा लेती है। किसी से पूछूंगी तो कोई सच भी नहीं बताएगा। क्यों ना इस बच्ची को मैं अपने घर ही ले जाऊं और मैं ही इसे पाल लूं। और ऐसा सोचकर प्रभा उस बच्ची को अपने साथ घर ले आती है। ये कौन है माँ? ये तेरी छोटी बहन है। कोई इस बेचारी को लावारिस मंदिर के पास छोड़कर चला गया। मोहित उस छोटी सी बच्ची को गोद में उठाता है और उसका माथा चूम कर कहता है, मैं अपनी छोटी बहन का नाम रोशनी रखूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि तूने इसे अपनी बहन मान लिया। अब हम दोनों इसका बहुत ख्याल रखेंगे। उसके बाद प्रभा ने एक जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। मोहित जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसका स्वभाव भी बदल रहा था। उसे प्रभा का ये काम करना पसंद नहीं आ रहा था। उधर रोशनी भी अब स्कूल जाने लगी थी। माँ, तू ये काम छोड़ क्यों नहीं देती है? स्कूल में सभी बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं। इतना बड़ा हो गया, अभी भी अकल नहीं आई बेटा? जिस काम से हमारा गुजारा हो रहा है, 2 रोटी हम खा रहे हैं, वो काम बुरा कैसे हो सकता है? थोड़े समय के लिए मोहित इन सब बातों को भूलकर अपनी पढ़ाई में लग जाता है और उधर प्रभा देखती है कि रोशनी पढ़ाई में बहुत ही तेज है। वो स्कूल में हर टीचर की लाडली बन गई है। वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूम जाता है और मोहित एक गबरू जवान बन जाता है। अब वो एक ऑफिस में काम कर रहा था। रोशनी ने भी अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा। माँ, मैंने अब कॉलेज के बारे में पता कर लिया है। मेरे नंबर के हिसाब से मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मोहित को आने दे, आज मैं उससे बात करूंगी। कॉलेज में तेरा एडमिशन करवाती हूँ। जब मोहित आता है तो प्रभा उसे रोशनी की पढ़ाई के बारे में बात करती है। अरे माँ, तू भी पराई लड़की को इतना पढ़ा लिखा रही है, मेरी बात मान, कोई लड़का देखकर इसकी शादी कर दे। तू कैसी बातें कर रहा है? रोशनी कोई पराई नहीं है, वो मेरी बच्ची है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है।
मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने उसकी पढ़ाई के पैसों के लिए तुझसे बात की। तुझे पढ़ा सकती हूँ तो उसे भी पढ़ा सकती हूँ। रोशनी उन दोनों की बातें सुन लेती है। उसे बहुत ही जोर का झटका लगता है ये सुनकर कि वो प्रभा की सगी बेटी नहीं है। उसे अपने बारे में जानने की उत्सुकता होती है, लेकिन वो प्रभा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अगले दिन सुबह रोशनी प्रभा से कहती है, माँ, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं ओपन से अपना कॉलेज पूरा कर लूं और सिलाई कढ़ाई का काम सीख लेती हूँ। तेरी मदद भी हो जाया करेगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुझे अगर पढ़ाई करनी है तो तू पढ़ाई करेगी। थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास में। चल मेरे साथ, चल मैं तेरा कॉलेज में एडमिशन करा देती हूँ। फिर रोशनी बहाना करती है कि कुछ दिनों बाद कॉलेज में जाएंगे और उसी दिन रात को रोशनी घर छोड़ देती है। एक चिट्ठी वो अपनी माँ के नाम लिख देती है। माँ, मैंने तुम्हारी और भैया की बात सुन ली थी। मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए जा रही हूं। अब जब कुछ बन जाऊंगी तो वापस आऊंगी। तेरी रोशनी। ये देखो, तुम उसे अपनी बेटी बेटी कहती रहती थी और वो घर छोड़कर चली गई। निकली तो पराई ही ना। प्रभा को बहुत दुख होता है। थोड़े दिनों बाद मोहित शादी करके एक लड़की को घर ले आता है। माँ, मैं और खुशी ने शादी कर ली है। ये क्या बेटा, तूने मुझे बताया भी नहीं। अब तो बता रहा हूँ। खुशी और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं और हमने साथ रहने का फैसला किया और शादी कर ली। अब मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, अगर तू बहू घर ले ही आया है तो मैं इसका स्वागत ही करूंगी। खुशी मोहित का घर देखती है। वो एक छोटा सा 2 कमरों का घर था। मोहित की माँ को देखकर खुशी मुंह बना लेती है। अगले दिन सुबह सवेरे प्रभा अपने रोज के रूटीन की तरह उठकर काम पर निकल जाती है। कई दिन लगातार सुबह सुबह प्रभा को जाते हुए देखकर खुशी मोहित से बोलती है, मोहित, तुम्हारी माँ रोज सवेरे कहाँ चली जाती हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरी माँ सड़क पर पड़े हुए लोहे और प्लास्टिक के सामान को उठाकर बेचने का काम करती है। कितनी बार मना कर चुका हूं, लेकिन कहती है जब तक हाथ पैर काम कर रहे हैं मैं काम करती रहूंगी। ये सुनकर खुशी बहुत गुस्सा होती है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी माँ ये काम करती है? मैं यहाँ नहीं रहूंगी। यहाँ नहीं रहोगी तो फिर कहाँ रहोगी? तुम्हें पता भी है घर कितने महंगे आते हैं। कुछ समय यहाँ निकाल लेते हैं हम, थोड़ी सेविंग्स कर लेंगे तो फिर दूसरी जगह घर ले लेंगे। अभी के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन जल्दी ही हम ये घर छोड़ देंगे। और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। एक दिन मोहित खुशी खुशी घर आता है। खुशी, देखो कितनी बढ़िया खुशखबरी लेकर आया हूं मैं। कैसी खुशखबरी? मैंने घर पसंद कर लिया है। थोड़े बहुत पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उनका जुगाड़ भी मैं कर लूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हम अब नए घर में जा रहे हैं। सुनो मोहित, वहां पर तुम्हारी माँ को आने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम चाहो। उन दोनों की बात प्रभा सुन लेती है और उसे बहुत दुख होता है कि इतनी मुश्किल से जिस बेटे को उसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है वो उसे अपने साथ ही नहीं रखना चाहता। कुछ दिनों बाद मोहित अपनी पत्नी के साथ प्रभा को उस घर में अकेला छोड़कर चला जाता है। प्रभा हमेशा की तरह सुबह लोहा और प्लास्टिक बिनने के लिए निकल जाती है और दोपहर को घर आती है। रोशनी के चले जाने और मोहित के इस तरह धोखा देने पर प्रभा अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो गई और इस कारण अब वो अक्सर बीमार रहने लगी। अरे प्रभा, पूरी रात तेरे घर से खांसने की आवाज आती रही और आजकल तो तू बड़ी कमजोर भी लग रही है। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? मुझे डॉक्टर वाली बीमारी नहीं हुई है, मेरा तो मन दुखी हो गया है, बस और कोई वजह नहीं है। पता नहीं कितनी उम्र बाकी है, पर मैं चाहती हूँ कि बस अब अंत ही हो जाए। कैसी बातें कर रही हो, चुप चुप बोलो। फिर आसपास पड़ोसियों ने देखा कि प्रभा अब बहुत ही बीमार रहने लगी है। एक दिन एक पड़ोसी प्रभा को अस्पताल में एडमिट कर देता है। पड़ोसन प्रभा के घर को ताला लगाकर उसका कुछ जरूरी सामान लेकर हॉस्पिटल जा ही रही होती है कि तभी एक बड़ी गाड़ी वहां पर आकर रुकती है। उसमें से रोशनी बाहर निकल कर आती है। अरे काकी, आप यहाँ? अरे तू तो रोशनी है ना? अरे बाप रे बाप, तू तो कितना अमीर हो गई है। ये गाड़ी तेरी है? हाँ काकी, ये मेरी ही गाड़ी है। माँ कहाँ है और भैया कहाँ है? कौन सा भैया? वो मोहित अपनी पत्नी के साथ अपनी बूढ़ी गरीब माँ को छोड़कर चला गया। और प्रभा, वो बेचारी तो अस्पताल में भर्ती है।
पता नहीं कितनी सांसें बाकी हैं उसकी। ये तुम क्या कह रही हो काकी? चलो मेरे साथ, चलो मुझे भी माँ के पास लेकर चलो। रोशनी जल्दी से उसे गाड़ी में बैठाती है और फिर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो प्रभा को बहुत बुरी हालत में देखती है। रोशनी भाग कर जाती है और प्रभा के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। कौन? रोशनी? तू बेटी, तू? हाँ माँ, मैं तेरी रोशनी। मुझे माफ कर दे माँ। उस दिन मोहित और तुम्हारी बात सुन ली थी और मुझे पता चला कि मैं तो तुम्हारी बेटी हूं ही नहीं। फिर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया, छोटे मोटे काम करे और अपनी पढ़ाई पूरी की। और अब मैं एक बहुत बड़े ऑफिस में एक बड़ी पोस्ट पर काम करती हूँ। सच में रोशनी, तू इतनी बड़ी हो गई है। बहुत खुशी हुई बेटी। अच्छा हुआ, तेरा फैसला अच्छा था। वो मुझे नहीं पता माँ, लेकिन तेरी ऐसी हालत देखकर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और रोशनी उससे बात करती है। वो अपनी माँ को वहां से ले जाकर एक बड़े अस्पताल में एडमिट कर देती है। थोड़े ही दिन में प्रभा बिल्कुल ठीक हो जाती है और रोशनी उसे अपने बड़े घर में ले आती है। अरे बेटी, तू मुझे यहाँ क्यों ले आई? मैं अपने घर में चली जाती हूँ। माँ, ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। अगर तूने एक लावारिस बच्ची को ना पाला होता तो आज मैं भला ये घर कैसे लेती? और माँ, तेरा कर्ज तो मैं 7 जन्म में भी नहीं चुका सकती। ये सुनकर प्रभा रोशनी को गले लगा लेती है। अब प्रभा रोशनी के साथ ही रहने लगी और किसी के द्वारा जब ये बात मोहित को पता चली तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो प्रभा से मिलने के लिए आया। लेकिन प्रभा ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया। भैया को माफ कर दो ना माँ, मैं एक माँ हूं, मैंने उसे माफ कर दिया है, लेकिन तेरे साथ मेरा स्वाभिमान जिंदा है बेटी। ये सुनकर रोशनी प्रभा को गले लगा लेती है। कविता अपनी 5 बेटियों के साथ सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका पति कुछ समय पहले एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। तभी एक दिन काम करते हुए उसका पैर तीसरी मंजिल से फिसल गया और वो जमीन पर आ गिरा, जिस कारण उसे बहुत चोट भी आई। गिरने के वजह से वो चलने फिरने को मोहताज हो गया और अपाहिज हो गया, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी कविता के कंधों पर आ गई। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कल रात को भी हमने कुछ नहीं खाया, क्या अब भी हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा? हाँ माँ, हमने कल दोपहर में बस थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी, उसके बाद से हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला। पहले तो तुम्हारी मालकिन हमारे लिए कुछ खाने को दे देती थी, लेकिन अब तो वो भी हमारे खाने के लिए कुछ नहीं देती। बेटा, पहले मालिक की माँ हमारे हालात देखकर हमें खाने के लिए दे देती थी, लेकिन अब तो वो भी चल बसी है और मालकिन बहुत ही कठोर स्वभाव की है। उनके घर में अब अगर खाना बच भी जाता है तो वो बाहर जानवरों को खाने के लिए डाल देती है, लेकिन मुझे नहीं देती। पता नहीं भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया, क्यों भगवान ने हमें ऐसे दिन दिखाए। इसमें भगवान की नहीं बल्कि मेरी गलती है कविता। अगर उस दिन मैं ठीक से ध्यान लगाकर काम कर रहा होता तो मेरे साथ वो हादसा होता ही नहीं। अगर मैं अपाहिज ना हुआ होता तो आज घर में ऐसे दिन ना देखने पड़ते। मेरी वजह से तुम लोगों को आज ठीक से समय पर रोटी भी नहीं मिल पा रही। आप खुद को दोष मत दीजिए पिताजी। इंसान के जीवन में जो घटना होनी लिखी होती है वो घटकर ही रहती है। अब माँ के साथ साथ हमें भी बाहर जाकर काम करना चाहिए। आखिर माँ हम सब का खर्चा अकेले कैसे उठाएगी? लेकिन नेहा दीदी, हम सब तो अभी बहुत छोटे हैं, हमें भला कौन काम पर रखेगा? हाँ नेहा दीदी, पता है ना, जब हम पिछली बार काम ढूंढने के लिए गए थे तो उन लोगों ने कहा था कि तुम्हारे माता पिता तुमसे इतनी छोटी उम्र में काम करवाते हैं, हम उनकी पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। अगर हम फिर से काम ढूंढने गए और उन लोगों ने मम्मी पापा के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दी तब हम क्या करेंगे? नहीं, अगर हम लोग बाहर काम ढूंढने जाएंगे तो हमें कोई भी काम नहीं देगा, इसलिए हमें खुद से ही कोई छोटा मोटा काम करने के बारे में सोचना होगा। मुझे कढ़ाई करनी आती है तो मैं बाहर एक कागज चिपका दूंगी, जिससे अगर किसी को भी अपने कपड़ों पर कढ़ाई करवानी होगी तो वो मेरे पास अपने कपड़े लेकर आ सकते हैं। ऐसे ही अगर तुम्हें भी कोई काम आता हो तो तुम भी वो काम कर सकती हो। हाँ दीदी, मुझे भी आपकी तरह ही बहुत अच्छी कढ़ाई करनी आती है, तो मैं भी कढ़ाई करने में आपकी पूरी मदद कर दिया करूंगी।
नेहा दीदी, मुझे कढ़ाई करना तो नहीं आती, लेकिन एक बार हमारे स्कूल में चित्रकला वाले आए थे तो उन्होंने हमें बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें बनाने सिखाई थी, जिन्हें हम घर की साज सजावट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कागज से बहुत सुंदर सुंदर चीजें बना सकती हूँ। इस काम में तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ ईशा दीदी। आप सबको तो इतना कुछ करना आता है, लेकिन मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता। मैं भी आप सबकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आप सबकी मदद कैसे कर पाऊंगी? कोई बात नहीं पिंकी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी तो तुम बहुत छोटी हो, तो तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम चारों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ कितनी समझदार हो गई है। लेकिन बेटा, मैं नहीं चाहती कि इस कामकाज की वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी परेशानी आए। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पढ़ लिख कर खूब कामयाब बनो। इसलिए इस वक्त सारा ध्यान तुम्हें अपनी पढ़ाई पर देना चाहिए। वो तो सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे गांव में शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल बनवाए हैं, वरना मैं गरीब तो कभी तुम्हें स्कूल भी नहीं भेज पाती। अरे माँ, तुम ऐसा मत सोचो। और पढ़ाई कौन सी दिन रात करते हैं? पढ़ाई करने के बाद भी हमारे पास बहुत समय बचता है, तो हम उसी समय का इस्तेमाल करके कुछ काम ही कर लेंगे। इस समय जितनी ज़रूरी हमारे लिए पढ़ाई है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए पैसा कमाना भी है, क्योंकि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम पेट भर 2 वक्त का खाना खा सके। हमारा तो फिर भी ठीक है, लेकिन पिंकी, रिया और ईशा तो कितनी छोटी है, वो इस तरह हमारे साथ भूखी नहीं रह सकती। अगले दिन नेहा अपने घर के बाहर कपड़ों पर कढ़ाई करने का एक कागज चिपका देती है। जैसे जैसे लोग वहां से गुजरते हैं तो उस कागज को देखकर कुछ लोग उनके घर के अंदर आते हैं। जी बेटा, मेरा नाम अनीता है। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो देखा कि तुम्हारे घर के बाहर कपड़ों पर कढ़ाई करने का पोस्टर लगा है। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ कपड़ों पर कढ़ाई करवानी है। अभी तुम्हारी मम्मी घर पर नहीं है क्या? नहीं आंटी, मेरी मम्मी तो बाहर काम पर गई है, लेकिन कढ़ाई का काम तो मैं और मेरी बहन करते हैं। आपको जिस भी कपड़े पर कढ़ाई करवानी हो आप हमें बता दीजिए, हम वो कर देंगे। लेकिन बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम अच्छी तरह कढ़ाई का काम कर तो पाओगी ना? देखो, हमारे सारे कपड़े बहुत ही महंगे हैं, अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा। नहीं आंटी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मगर फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपको कुछ कपड़े दिखा देती हूँ जिन पर मैंने कढ़ाई की है। अनु, जरा अंदर से माँ का वो सूट तो लेकर आना जिस पर मैंने कढ़ाई की थी। अभी लाती हूँ दीदी। अनु जल्दी से जाकर अपनी माँ का एक सूट लेकर आती है जिस पर नेहा ने कढ़ाई की थी। नेहा सूट पर की हुई कढ़ाई को उस औरत को दिखाती है तो वो औरत उसे देखती ही रह जाती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छी कढ़ाई की है। इतनी अच्छी कढ़ाई तो बुटीक के काम करने वाली लड़कियां भी नहीं कर पाती। अब तो मैं सारे कपड़ों पर तुमसे ही कढ़ाई करवाऊंगी। लेकिन तुम एक सूट के कितने पैसे लोगी, मुझे बता दो। आप मुझे एक सूट के 200 रुपए दे देना आंटी, बाकी मैं आपका सारा काम समय पर पूरा कर दूंगी। अरे वाह, तुम्हारा तो दाम भी बहुत अच्छा है, वरना पिछली बार जब बुटीक से मैंने कपड़ों पर कढ़ाई करवाई थी तो उन लोगों ने मुझसे एक सूट के 500 रुपए लिए थे। बड़ी दुकान वालों ने तो लूट मचा रखी है। आज से मैं अपना सारा कढ़ाई बुनाई का काम तुमसे ही करवाऊंगी बेटा। वो औरत बहुत ही खुशी से कपड़ों पर कढ़ाई करने का काम नेहा को दे देती है। धीरे धीरे वो कागज देखकर उनके घर पर और लोग भी आते हैं। एक ही दिन में नेहा को काफी सारे कपड़ों पर कढ़ाई करने का काम मिल जाता है। हमें कढ़ाई का अच्छा खासा काम मिल गया है, इसलिए अब हम दोनों को मिलकर समय पर काम पूरा करना होगा। ठीक है दीदी, आज रात हम दोनों जागकर इस काम को पूरा करेंगे। दीदी, आप दोनों अपना कढ़ाई का काम कीजिए, तब तक हम दोनों ये साज सजावट की चीजें बेच कर आते हैं। इन्हें बनाने में मुझे और ईशा को थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन ये बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुए हैं। चलो अनु, अब हम दोनों इन्हें बाजार में जाकर बेच कर आते हैं। ईशा दीदी, मुझे भी आपके साथ बाजार में चलना है। मैं भी आपके साथ जाकर ये बेचने में आपकी मदद करूंगी। नहीं पिंकी, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम जाकर अंदर पढ़ाई करो। तुम बाजार में जाओगी तो बहुत परेशान हो जाओगी। नहीं दीदी, आप मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर आपने मुझे बाजार में नहीं जाने दिया तो मैं बहुत रोऊंगी। मुझे भी ईशा दीदी और अनु दीदी के साथ बाजार में जाना है, मुझे भी उनके साथ काम करना है।
कोई बात नहीं नेहा दीदी, आप चिंता मत करो, हम दोनों पिंकी को ले जाएंगे। जब काम करके थक जाएगी तो खुद ही घर आने की जिद करने लगेगी। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकूंगी, मैं भी आप लोगों की तरह काम कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम सब जाओ, लेकिन समय से घर लौट कर आ जाना, अंधेरा होने से पहले वहाँ से निकल जाना। ठीक है दीदी, आप चिंता मत करो, हम समय पर घर आ जाएंगे। ईशा और अनु पिंकी को भी अपने साथ बाजार में सामान बेचने के लिए चली जाती है। वो बाजार में घूम घूम कर घर सजाने के सामान को बेचने लगती है। तभी कुछ औरतों का ध्यान उन पर जाता है। अरे वाह, ये फूलदान तो तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है, कितने का है? ये तो सिर्फ 100 रुपए का है आंटी, अगर आप 2 खरीदोगे तो मैं आपको 160 रुपए में दे दूंगी। अरे वाह, इतना सस्ता? तब तो मैं तुमसे 2 फूलदान ही खरीद लेती हूँ। एक तो ये सस्ते हैं, ऊपर से बहुत ही सुंदर है। क्या इन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया है? हाँ आंटी, इन्हें मैंने और मेरी बहन ने मिलजुल कर बनाया है। तुम दोनों के हाथों में तो बहुत अच्छी कला है। देखना, एक दिन तुम दोनों अपनी कला से ही बहुत तरक्की हासिल करोगी। उस औरत की बात सुनकर अनु और ईशा बहुत खुश होती है। अंधेरा होने से पहले उनका सारा सामान भी बिक जाता है, तो वो जल्दी से अपने घर पर आ जाती है। उस दिन बहुत दिनों बाद उनके घर में पैसे आए थे, तो नेहा सारे पैसों को एक गुल्लक में रख देती है और कुछ पैसों से घर के लिए थोड़ा राशन खरीद कर लाती है। जब तक उसकी माँ अपने काम से घर लौटती है, तब तक सभी बहनें मिलकर सबके लिए अच्छा सा खाना बनाकर तैयार करती है। अरे, घर के आसपास कोई भंडारा था क्या? घर में इतना सारा खाना कहाँ से आ गया? माँ, ये सब खाना हम सब ने मिलकर बनाया है। आज चारों दीदी ने मिलकर जो पैसे कमाए, उनसे ही ये खाना बना है। हाँ माँ, वो कहते हैं ना कि एकता में बहुत बल होता है। जब हम लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया तो हमारे घर में पैसे भी आ गए और आज हम लोग पेट भरकर खाना भी खा सकते हैं। मैं हम सबके कमाए हुए पैसों से 1 हफ्ते का राशन खरीद कर लाई हूँ और बाकी के पैसे मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। आज बहुत दिनों बाद वो सभी पेट भर कर खाना खाते हैं। सबके काम करने की वजह से अब वो फिर कभी भूखे नहीं सोते। काम करने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इसी तरह अपने दिन रात की मेहनत से कुछ समय बाद वो अपनी गरीबी से निकलकर एक अच्छे घर में जाते हैं, जहाँ पर 5 बहनें अपने कमाए हुए पैसों को जोड़कर अपने पिताजी का इलाज भी करवाती है, जिसके बाद वो अपने इसी काम को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद उनके जीवन में फिर कभी वो गरीबी वाले दिन नहीं आते और वो अपने जीवन में सदा आगे बढ़ते जाते हैं।